ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। टुडे द टॉपिक विल बी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। तो शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे अब चाइना से रिलेटेड न्यूज़ और फैक्ट्स। पहली बात ये कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे RCEP बोलते हैं, इसमें इंडिया पहले मेंबर बनना चाह रहा था, लेकिन फिर इंडिया हैज ऑप्टेड आउट ऑफ दिस फ्री ट्रेड पैक्ट। फ्री ट्रेड पैक्ट क्या होता है? फ्री ट्रेड पैक्ट वो होता है जिस पैक्ट के थ्रू या जिस अग्रीमेंट के थ्रू जो कंट्रीज होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें जो है मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होंगी या जीरो होंगी या मिनिमम रखी जाएंगी। ठीक है, तो इंडिया ने ये, आप पहले इसके मेंबर्स देख लीजिए, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 15 मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स नहीं है। पहले इंडिया होता था, इंडिया ऑप्टेड आउट है। ठीक है, मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, अब इंडिया ने ज्वाइन करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इंडिया के दो कंसर्न्स जो है ना वो एड्रेस नहीं हुए थे। इंडिया चाहता था कि उसके जो फार्मर्स हैं और इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, लेकिन इसमें क्या होना था, RCEP के थ्रू चाइना का जो माल है वो, क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है, वो सारा का सारा इंडियन मार्केट्स में आ जाना था और इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन फार्मर्स को जो है नुकसान होना था। तो इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये मैप है, ये आपको थोड़ा कंट्रीज को रिमेंबर करने में जो है मदद देगा। ठीक है, अब उइगुर्स की हम बात करते हैं। उइगुर्स एक टर्किक एथनिक सिटी वाले लोग हैं। ठीक है, टर्किक के स्पेलिंग लिख देता हूं। ठीक है, ये टर्किक एथनिसिटी वाले लोग हैं जो चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जिसे जिंजियांग प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, यहां रहते हैं। अब इन लोगों को जो चाइना में जो मेन कम्युनिटी है, मेन एथनिसिटी जो है वो है हैन, HAN। ठीक है, तो हैन कम्युनिटी वाले लोग दबाते हैं। अब गवर्नमेंट भी जो है हैन कम्युनिटी वाले लोगों की है। हैन कम्युनिटी वालों को तो ये बोलते हैं कि आप और ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करो, और इन पर जो टर्किक कम्युनिटी वाले जो उइगुर्स हैं उन पर इन्होंने बर्थ कंट्रोल मेजर्स लगा दिए हैं और इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, डिटेन किया जाता है, ये बोलकर कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं या ये आतंकवादी है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करी है। एक्ट का नाम है द उइगुर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट, जिसने बोला है कि भाई ये जो डिटेंशन, टॉर्चर और ये सब होता है इन लोगों के साथ, दैट मस्ट कम टू एन एंड। अब इस बात से चाइना नाराज हो गया है। चाइना की मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई ये जो आपने ये मूव की है, मतलब ये जो एक्ट बनाई है, that wantonly smears यानी deliberately tarnishes China's efforts to eliminate and combat extremism। क्योंकि चाइना जो है वो ये मानता है कि यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी आज़ादी की बात करती हैं, चाइना से आज़ादी की बात करती हैं, उनको चाइना बोलता है कि वो टेररिस्ट हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो ममलापुरम में आए और मोदी जी से मिले एट एन इनफॉर्मल समिट, और ये इन दोनों की सेकंड इनफॉर्मल समिट थी। अब ममलापुरम आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में ऊपर ही है चेन्नई दिख रहा है आपको, उसकी कैपिटल, और साथ में ये जो है ममलापुरम है। ठीक है, अब ममलापुरम से पहले वाली जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, वो हुई थी वुहान में। तभी जो है वुहान, ये कोरोना वाला, ये चाइना वाला, ठीक है, तो तभी जो है इसको वुहान स्पिरिट भी बोला जाता है। मतलब इनफॉर्मल मीटिंग्स में जो ये लोग डिसाइड करते हैं, थोड़ा बहुत एग्रीमेंट्स होता है, थोड़ी बहुत बातें होती है, क्लोज आते हैं, तो उसको वुहान स्पिरिट बोला जाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसके बारे में आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन कंट्रीज की अलायंस है जहां जो धूप सारा साल पड़ती है। ठीक है, ये कौन से कंट्रीज होंगी? जिनका जो कोई भी पार्ट या वो कंट्री एंटायरली फॉल्स बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इंडिया जो है और फ्रांस भी, इंडिया और फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, तो अब इसमें दो और मेंबर्स ऐड हुए हैं।
इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो गुड़गांव में है, जिसे गुरुग्राम भी बोलते हैं। एंड इसमें दो जो कंट्रीज ऐड हुए हैं, पहला है एरिट्रिया। एरिट्रिया नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ऑन द रेड सी कोस्ट, ठीक है। और दूसरी कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस। विद दिस द टोटल मेंबरशिप हैज बिकम 83 एंड सेंट किट्स एंड नेविस जो है वो एक टाइनी आइलैंड है वेस्ट इंडीज में। अब हम बात करते हैं इंडो पाक रिलेशंस की। इंडो पाक रिलेशंस में एक अच्छा मोड़ आया है अभी, वो कैसे आया है कि करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दिया गया है टू पे ट्रिब्यूट्स टू श्री गुरु नानक देव जी ऑन हिज 550th बर्थ एनिवर्सरी, जिसे प्रकाश पर्व भी बोला जाता है। ये एक आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो है डेरा बाबा नानक से जो दर्शन स्थल जो यहां पर है, ये गुरदासपुर वाला एरिया है, ये 2 किलोमीटर लॉन्ग है और पाकिस्तान में ये 4 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इस जो पाकिस्तान में एरिया है उसको कॉरिडोर बोला जाता है, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशनल की गई है, ये पीएम ऑफ इंडिया एंड पीएम ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशनल करी है। एंड this has opened the doors to the holiest shrine of Sikhs, that is गुरुद्वारा श्री दरबार साहब। गुरुद्वारा श्री दरबार साहब जो है वो नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में, करतारपुर में है। करतारपुर कहां है? करतारपुर है पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में। This is the place where गुरु नानक देव जी breathed his last, जहां ज्योति ज्योत समाने से पहले वो लास्ट रहे थे। तो दिस इज द प्लेस, और जो ये किया जा रहा है वो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे किया जा रहा है, ठीक है। बिफोर दिस जो डिवोटीज होते थे वो क्या करते थे, जो बीएसएफ ने 2 बाइनोकुलर्स लगाए हुए थे वहीं से दूर से ही दर्शन करते थे, अब वो वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की हम बात करते हैं, तो पहले तो आपको बांग्लादेश दिखा दूं मैं। ये इंडिया से सराउंडेड है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, तो इनसे ये सराउंडेड है, ठीक है। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का जो है आप पिक देख रहे हैं और उसी में यहाँ बांग्लादेश आता है। अब ये जो बांग्लादेश है वो पहले इंडिया के रीजन में होता था ब्रिटिश टाइम्स में। उसके बाद क्या हुआ कि जब आजादी मिली तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान नेम से जाना लगा। अब ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको आजादी चाहिए थी पाकिस्तान से, इसीलिए जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मुक्ति योद्धा बोला जाता है, ठीक है। फाइटर्स फॉर फ्रीडम, मुक्ति मतलब फ्रीडम। एंड इसीलिए जो है ये इंदिरा गांधी के टाइम पर इनको आजाद करवा दिया गया था। अब इनके 9th एडिशन हुआ है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप डायलॉग का, और ये कहां हुआ? ये हुआ है कॉक्स बाजार में। कॉक्स बाजार कहां है? कॉक्स बाजार जो है वो है बांग्लादेश में। वहां का एक ब्यूटीफुल पोर्ट सिटी है दैट इज फेमस फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच। बीच की पिक आप देख सकते हैं कॉक्स बाजार की, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताऊं कि इस डायलॉग में हुआ क्या था। इस डायलॉग में इश्यूज जो डिस्कस हुए थे दैट वर रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रीजनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस डायलॉग जो है इसका एम यह था कि जो इनमें जिन लोगों के प्रायर एक्सपीरियंस है उनके एक्सपीरियंस पे ड्रॉ अपॉन किया जा सके। और अब मैं मुक्ति योद्धा पे फिर से आता हूं। जो मुक्ति योद्धा मैंने आपको बताए थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको इंडिया की सरकार ने उनके लिए 10,000 स्कॉलरशिप जारी की हैं। अब इंडिया नेपाल की बात करते हैं हम। इंडिया नेपाल से इंपॉर्टेंट न्यूज जो ये निकल के ये आती है वो ये है कि न्यू इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो बनाई गई है नेपाल में। कहां? विराटनगर में। उसके साथ बॉर्डरिंग एरिया कौन सा है? उसके साथ बॉर्डरिंग एरिया है जोगबनी का, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में आता है। इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट होता क्या है? इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट एक ऐसी जगह है जहां ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो होता है वो फैसिलिटेट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बॉर्डर्स पे बनाए जाते हैं। अब क्योंकि हमें एक तो ये पता लग गया कि विराटनगर में है, अब हमें ये भी जान लेना चाहिए और कितने जो आईसीपीस हैं यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं वो कितने ऑपरेशनल हैं। एक तो है अटारी इन पंजाब, अब ये पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा, ठीक है। फिर पेट्रापोल इन वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश बॉर्डर। अखौरा इन त्रिपुरा, ये भी बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि हमने पिछले में मैप में देखा था कि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो है वो दोनों बॉर्डर करते हैं किसको? बांग्लादेश को।
रक्सौल इन बिहार, ये नेपाल बॉर्डर पे है, एंड जोगबनी इन बिहार जो नेपाल बॉर्डर पे है, और मोरे इन मणिपुर, एम से आप याद रख सकते हैं, ये मणिपुर जो है ये म्यांमार बॉर्डर पे है और ये भी मोरे है। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया फर्स्ट अरब नेशन बन गया है जिसने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है। इससे जस्ट पहले G20 की प्रेसिडेंसी थी जापान के पास। अब सऊदी अरेबिया की जो ये मूव है G20 का, उन्होंने जो बोला कि हम संभालेंगे G20 की प्रेसिडेंसी, दैट उसको वर्ड ऐसे देख रहा है कि जैसे कि इट इज an effort by Saudi Arabia to bounce back onto the world stage after criticism throughout the world for its human rights record. ह्यूमन राइट्स आपको पता है सऊदी अरेबिया में बहुत कम है, मिनिमम है, इसलिए वो उसका क्रिटिसिज्म होता रहता है। तो अब बाउंस बैक तो उन्हें करना ही है, नहीं तो इट वाज ड्रॉइंग फ्लैग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब क्योंकि वो फ्लैग ड्रॉ ना करे, इसीलिए जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है। अब हुआ क्या, होनी थी ये रियाद में जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ठीक है, सऊदी अरेबिया आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, ये रेड सी, अरेबियन सी भी बॉर्डर करता है, रेड सी भी बॉर्डर करता है। ठीक है, अब इसको जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, यमन, ये कंट्रीज जो हैं इसको बॉर्डर कर रहे हैं। अब ये जो G20 होनी थी रियाद में जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, ये हो नहीं पाई ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। इसीलिए G20 की आज तक की सबसे पहली वर्चुअल समिट हो गई। वर्चुअल समिट जो हुई वो कहां हुई, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई, दैट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सऊदी अरेबियन किंग सलमान। ये सऊदी अरेबिया में मोनार्की है तो वहां किंग है। ठीक है, तो वो किंग सलमान की चेयरमैनशिप के अंडर हुई। इसमें जो G20 क्यों बोला जाता है, G20 में एक यूरोपियन यूनियन है, 1 EU, ठीक है, इसमें जितने कंट्रीज आते हैं वो, और दूसरे जो है इसमें 19 अदर कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं। अब इस मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ, इस मीटिंग में डिस्कस हुआ मेजर्स टू कंटेन द कोविड पेंडेमिक। ईरान की हम बात करते हैं। ईरान की गवर्नमेंट ने ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी चेंज कर दी। पहले करेंसी ईरान की होती थी रियाल, अब है तोमान। अब ईरान का जो है आप ये देख सकते हैं मैप में, ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, और ऊपर कैस्पियन सी भी टच कर रहा है, पर्शियन गल्फ भी टच कर रहा है, और यहां है गल्फ ऑफ हॉर्मुज। और यहीं कहीं आसपास ईरान में एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है बाय इंडिया, जो डेवलप वैसे हो चुका है, ठीक है, और उसका नाम है चाबाहार पोर्ट। उससे इंडिया के यहां मुंबई से चाबाहार को कनेक्ट हो जाएंगे। हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है अगर हमें कुछ चीज अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया में देनी है, क्योंकि ये वाया ईरान हो जाएगी। इंडिया ने रिसेंटली एग्री किया है कि वो प्रोसेस जो है इसको चाबाहार पोर्ट को और डेवलप करने का वो एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज बीइंग चाबाहार पोर्ट जो है दिस इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अब जो अफगानिस्तान, यहां चाबाहार पोर्ट है, यहां से जो है ये रेल और रोड जाएगी जो सीधा अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएगी। बीच में जहेदान आएगा, यहां पे जहेदान, फिर जरांज, दिलाराम, ये सब। तो ये अगर आपसे पूछ लें कि किससे रिलेटेड है, तो जहेदान ईरान में है और जरांज दिलाराम हाईवे ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये अफगानिस्तान में है। ZAHEDAN एंड जरांज ZARANJ, दिलाराम DELARAM. It is located in the Gulf of Oman and is seen as a counter to the Gwadar port that is being developed in Pakistan by China. अब बात करते हैं कर्ड्स की, या कुर्द बोलते हैं हम। जो ये कुर्द हैं, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है, इनका कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं। जैसे यहां देखो आप, यहां टर्की में भी आ रहा है, और उसके बाद ईरान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, आर्मेनिया में भी है, जॉर्जिया में भी है। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ उसके बाद
उसमें वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार गया था, ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जो वेस्टर्न एलिस थे जो जीते थे, उन्होंने प्रोविजन बनाई कि एक कंट्री बनाया जाएगा कुर्दों के लिए, और इसका मेंशन था ट्रीटी ऑफ सेवरेस में, ठीक है। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइये में से कंफ्यूज नहीं करना है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस में हुआ था। लेकिन जब बाद में ट्रीटी ऑफ लॉसेन आई 1923 में, जिसने बाउंड्री सेट करी मॉडर्न टर्की की, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं थी फॉर अ कुर्दिश स्टेट। अब इसकी वजह से जो है कर्ड्स जो है वो इतने सारे कंट्रियों में माइनॉरिटी में रह गए हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए की हम बात करते हैं। यूएसए ने हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट करी है भाई तालिबान के साथ। और ये एग्रीमेंट कहां हुई है, ये हुई है कतर में। कतर की कैपिटल है दोहा, दोहा में यहां हुई है। अब एग्रीमेंट में क्या है, एग्रीमेंट में यूएस ने ये बोला है तालिबान को कि आप कोई वायलेंस वगैरह नहीं करेंगे, और हम जो है अपने ट्रूप्स, जो हमारे मिलिट्री मैन हैं, उसे हम वापस ले लेंगे, उन्हें हम वापस यूएस में ले लेंगे। एंड आपको बता दो कि ये जो वॉर चल रहा था यूएस का, तो ये आउटसाइड यूएस का लॉन्गेस्ट वॉर है अफगानिस्तान वाला। 2+2 डायलॉग की बात करते हैं। 2+2 मतलब 2 बंदे हमारे, 2 बंदे उनके। अब ये 2 बंदे कौन से होंगे, एक होगा फॉरेन मिनिस्टर, एक होगा डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इंडिया की जो सेकंड इंडो यूएस मिनिस्टीरियल 2+2 डायलॉग हुआ था, वो हुआ था यूएसए की कैपिटल में। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं, इट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये है क्या, इट इज द हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूएस टू डिस्कस व्हाट, क्योंकि अब फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर है, तो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसीज ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो यूएसए है, इसके साथ ही सबसे पहला जो है 2+2 डायलॉग किया था इंडिया ने। एंड इसके अलावा जापान ही ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग किया है। चिले की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ चिले, पहले चिले देख लो कहां पर है। चिले है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यहां पर। अब इसकी कैपिटल है सेंटियागो, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ चिले ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ चिले ने बोला कि भाई जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 है, यानी कि 25th COP है टू यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, वो स्पेन में करा देते हैं। एज स्पेन जो है उसने ये मान लिया कि हम जो है रिक्वायर्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेन में भी कहां होगा, मैड्रिड में। ओवरऑल अरेंजमेंट्स वर लुक्ड आफ्टर बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और टिएम्पो दो एक्टुआर, इसका मतलब ये है टाइम टू एक्ट, COP 25। अब हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड न्यूज और फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले आता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ना वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डिफेंस अलायंस है। इसमें जो है, इसके आपको बता दूं कि ये 1949 में बनी थी, एंड द ईयर 2019 मार्क्स द 70th एनिवर्सरी ऑफ दिस समिट। ये जो है हुई कहां, ये हुई लंदन में, एंड इट वाज चेयर्ड बाय नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये देख सकते हैं आप, जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये लंदन में हो रही है नेटो की ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की मीटिंग। नेटो के 29 मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड उसका जो कैपिटल, नेटो का जो हेडक्वार्टर सॉरी, वो है ब्रसल्स में। ब्रसल्स कहां है, ब्रसल्स है बेल्जियम में। बेल्जियम कहां है, बेल्जियम है यूरोप में। अब आप मेंबर्स देख सकते हैं कौन कौन है। ये ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज 2 हो गए, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम SCO भी बोलते हैं। इसकी
मीटिंग हुई थी अभी ताशकेंट में। ताशकेंट पे आपने मूवी भी देखी होगी, ताशकेंट फाइल्स। ताशकेंट वो जगह है जहां हमारे देश के पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, रह चुके हैं, मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन ताशकेंट में हुआ था अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो ताशकेंट वैसे क्या है, इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं मैप पे, ये उज्बेकिस्तान है और ये एरल सी से जो है ये टच करता है, बाकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, कजाकिस्तान, ये इसके आसपास हैं। अब देखो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने। एंड इंडिया साइंड 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। एससीओ के मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, इसमें ना चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। इंडिया और पाकिस्तान इसके सबसे रीसेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा जितने भी स्थान वाले हैं ना, एक्सेप्ट अफगानिस्तान, वो सारे इसके मेंबर हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। एंड एक रशिया भी इनका मेंबर है। इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम है व्लादिमीर नोरोव। अब ये फॉर्म हुई थी इन 2001 कोऑपरेशन के लिए। कोऑपरेशन किस फील्ड में? सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आप देख सकते हैं मैप में, आपको अगर ये माइंड में मैप बना सकते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये देश जो है ये मेंबर हैं इसके एससीओ के। आसियान की बात करते हैं। 35th आसियान समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक। बैंकॉक कहां पर है? बैंकॉक इज इन थाईलैंड। और यहां जो ये हुई थी, इसको इनॉग्रेट किया था थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओ चा ने। इसकी जो थीम है वो है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। एंड यहां इसके 10 मेंबर कंट्रीज तो थे ही थे, प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स भी आए थे। और यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और उसके बाद इन्होंने यहीं पर बैंकॉक में ही ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी वो भी अटेंड करी थी। अब आसियान है क्या? आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। दैट एनकरेजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन इन द रीजन, साउथ ईस्ट एशिया में। आप ये देख सकते हैं कि ये थाईलैंड है एंड ये इसकी कैपिटल बैंकॉक है, ये गल्फ ऑफ सियाम है और इस तरफ जो है म्यांमार है, दैट टचेस अंडमान सी। तो ये मैप आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ ने क्या किया है। यूनिसेफ ने अब पहली यूएन एजेंसी बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी जो है उसको लॉन्च किया है। इसका नाम है यूनिसेफ, थ्रू यूनिसेफ क्रिप्टो करेंसी फंड। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो करेंसी की तरह ही काम करता है, लेकिन कोई भी बैंक जो है उसको ओन नहीं करता है। इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है आजकल सब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं क्योंकि दैट इज द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। अब नाम की बात करते हैं। पहली बात तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया के सबसे पहले पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे एंड और भी कई लोग थे, लेकिन वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसमें इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ नेशंस आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। इसमें अराउंड 120 मेंबर्स हैं और यूएनओ में अराउंड 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। नाम की समिट हुई थी कहां पर? बाकू में। बाकू किसकी कैपिटल है? बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। अजरबैजान को आप मैप पे देख सकते हैं, कैस्पियन सी को टच करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अब ये है क्या? ये इसका पर्पस क्या है? एक्चुअली जब कोल्ड वॉर के दिन थे तब जो पूरे विश्व के मेजर देश थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ थे यूएसए के साथी और दूसरी तरफ से यूएसएसआर या सोवियत संघ के साथी, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया ने और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज ने सोचा कि हम इन चीजों में पढ़ेंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी ग्रुपिंग सोची कि वो ना तो किसी मेजर पावर ब्लॉक के अगेंस्ट है और ना ही साथ है, तटस्थ है, मतलब न्यूट्रल। उसको नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम दे दिया गया। नाम से पता लग रहा है नॉन अलाइंड, अलाइंड नहीं है किसी के साथ, ना ही किसी के अगेंस्ट अलाइंड है। हम बिम्स्टेक की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है बिम्स्टेक से रिलेटेड है। बेसिकली है क्या? इंडिया की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है एनडीआरएफ,
उसने क्या किया है, उसने ऑर्गेनाइज किया है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। और ये कहां हुई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये हुई भुवनेश्वर में, दैट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेस्ट किए अपने प्रोसीजर्स वगैरह भी, अगर कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है, फ्लड्स वगैरह या कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या हमारे प्रोसीजर्स फॉर नोटिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस जो हैं वो सही हैं या नहीं है, और उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बिम्स्टेक के जो कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं ना, वही मेंबर हैं। इसका बिम्स्टेक जो है, इसका कैपिटल है, हेडक्वार्टर है ढाका में, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की। प्लस इसके मेंबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। 7 इसके मेंबर्स हैं। अब इसका फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसके बाद मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसके जो है मेंबर्स कौन कौन है। बस ये चीज याद रखना कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, लेकिन इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे, वो है ढाका में। अब बात करते हैं सार्क की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो रानिल विक्रम सिंह है, ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, से याद नहीं रखना है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सार्क को फिर से रिवाइव किया जाए फॉर बेटर रीजनल इंटीग्रेशन। अब सार्क जो है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 इन ढाका बाय द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर। एस्टेब्लिश तो हुई जी ढाका में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं काठमांडू में। काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। इसके मेंबर्स आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप मैप में भी आप देख सकते हैं, ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। पहली बात, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज है, वो ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जिन पे पहले ब्रिटिश सरकार की हुकूमत रही है। इंडिया भी इसका मेंबर है। मालदीव्स ने पहले तो यहां से ऑप्ट आउट कर दिया था, लेकिन अब मालदीव्स हैज अगेन रीजॉइंड द कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ के मेंबर्स टोटल हो गए हैं 54। और ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल यूनियन है एम्ड एट प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप इसमें यहां देखिए कि इंडियन ओशन में मालदीव्स कहां पर है, अरेबियन सी से नीचे इस तरफ को, ठीक है। इक्वेटर से कुछ मैक्सिमम पार्ट ऊपर है, थोड़ा सा पार्ट इसका नीचे है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मालदीव्स कहां पर है। कॉमनवेल्थ नेशंस आप देख सकते हैं कि कितने सारे हैं। यूके तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि इन्होंने ही राज जिन जिन पे किया था, मैक्सिमम वही कंट्रीज जो हैं वो मेंबर है। इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है। अब यूनाइटेड नेशंस से हम रिलेटेड जो है फैक्ट्स कुछ देखते हैं जो न्यूज में रहे हैं। पहली बात यह कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का नाम क्या है जी? रिपोर्ट का नाम है द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट, और इसे रिलीज किया है पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। इसमें यह बोला गया है कि इंडिया इज द लीडिंग कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं उनकी ओरिजिन जो है इंडिया में है। एंड वो जाते कहां हैं, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स का होम क्या है, वो है यूएसए। इंडिया हैज वन द यूनैनिमस सपोर्ट। यूनैनिमस सपोर्ट क्या होता है कि सभी ने बोला, बेसिकली बनने के लिए 2/3 चाहिए होती है, लेकिन सभी ने बोला कि जो 55 मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उन्होंने सबने बोला कि इंडिया को नॉन परमानेंट सीट दिए जाए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर अ 2-year टर्म इन 2021 टू 2022। होता क्या है, अलॉन्ग यूएन में 5 परमानेंट जो है मेंबर कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। उनके जो नाम है आप देख सकते हैं, चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड यूके। इनके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो जिसमें से 5 हर साल बदले जाते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द 5 परमानेंट मेंबर्स द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज 10 टेम्परेरी मेंबर्स, जो मैंने आपको बताया, that hold their seats on a rotating basis by geographic region। 5 परमानेंट मेंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
अब बात करते हैं कि ईच ईयर द 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2-year टर्म, ठीक है, जैसे इंडिया को मिला है 2021 में और 2022 में। To be approved, a candidate must receive at least 2/3 of all the votes cast for that seat. पर इंडिया को सारे के सारे वोट्स मिल गए यूनानिमसली, तभी वर्ड था यूनानिमसली। और a retiring member is not eligible for immediate re-election. Consider the following statement में ये आ सकता है, तो ये चीज याद रखना। UN General Assembly elected 14 states to the UN Human Rights Council, ठीक है। UN Human Rights Council क्या है, इसको किसने क्रिएट किया था? इसको क्रिएट किया था जनरल असेंबली ने मार्च 2006 में एज द प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन फॉर डीलिंग विद द ह्यूमन राइट्स, नाम ही बता रहा है। एंड इट कंप्राइजेस 47 इलेक्टेड मेंबर स्टेट्स, एंड जो ये इनका इलेक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें 5 रीजनल ग्रुप्स हैं और उनपे जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, याद रखना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस ऑब्वियसली आपको पता है उसका एम ही है कि विश्व में जो है पीस को बहाल करना। तो क्या होता है, कई बार जो कंट्रीज होते हैं उनमें लड़ाई हो रही होती है या कुछ रिबेलियन हो रहा होता है जिसकी वजह से शांति नहीं होती, वहां पर बहुत ज्यादा अशांति हो जाती है। तो यूएन अपने जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के मेंबर्स भेजता है। एंड आई एम प्राउड टू से अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव सेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ people to the UN peacekeeping force. UN peacekeeping is an instrument developed by the UN as a way to help countries torn by conflict to create conditions for lasting peace. First UN peacekeeping mission कब हुआ था? वो हुआ था मई 1948 में, याद रखना, मिडल ईस्ट में, to monitor the armistice agreement between Israel and its Arab neighbors. इजराइल के पीएम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उनका नाम आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलो जी, अब बात करते हैं BBIN की। BBIN क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। इन्होंने क्या किया, बेसिकली इसमें पाकिस्तान था तो पाकिस्तान सार्क में ये पास नहीं होने दे रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम अलग ही बना लेते हैं। BBIN जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इन्होंने करी। इसमें क्या है कि इसमें ना ये आप देख रहे हैं कि ये यहां से देखो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है ना, ये सारे ये देख रहे हैं, ये रोड जो जा रही है इस टाइप का, तो ये सारा जो है ना, ये एक हाईवेज बनाने का इनका प्लान है, ठीक है। BBN प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड व्हेन सार्क एट इट्स 18th समिट इन काठमांडू फेल्ड टू साइन अ सार्क मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ whom? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देख सकते हैं, ये रोड जा ही रही है, ये ऐसे BBIN कंट्रीज से जा रही है, तो इसकी आपको कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि BBIN नाम से ही पता लग जाता है। आसियान से रिलेटेड एक और न्यूज है कि इंडिया एंड आसियान हैव डिसाइडेड टू रिव्यू देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA मैं आपको बता चुका हूं, जब 2 कंट्रीज या मोर देन 2 कंट्रीज ये डिसाइड करते हैं कि आपस में हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होंगी या 0 रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, क्योंकि ट्रेड फ्री हो जाता है ना। तो आसियान वैसे है कि आसियान इज अ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1967 एट इंडोनेशिया, नहीं बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। द मेंबरशिप एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओ और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो 2009 में एक एग्रीमेंट साइन की थी इंडिया और आसियान ने, उसको अब इन्होंने बोला कि हम रिव्यू करते हैं चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से। अब दोस्तों हम कुछ इंडिसेस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है सेफ सिटीज इंडेक्स। सबसे पहली बात, सेफ सिटीज इंडेक्स को जो है कंपाइल किसने किया है? कंपाइल करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें लगातार 3 साल से फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स टोक्यो जो है वो टॉप करता आ रहा है, ठीक है। टोक्यो जो है इट इज द कैपिटल ऑफ जापान। आप देख सकते हैं ये जापान है, एंड टोक्यो इसकी कैपिटल यहां पर दिखाई गई है। जापान इज मेड अप ऑफ आइलैंड्स।
सेफ सिटीज इंडेक्स में आप देख रहे हैं टोक्यो का स्कोर 92 है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे ओसाका है। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है हमको। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की हम बात करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसकी लेटेस्ट एडिशन आई थी 2019 में, और उसको जो है प्रोड्यूस कौन करता है? उसको प्रोड्यूस करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब इसमें क्या हुआ है, पहले सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू टेररिज्म यूज्ड टू बी इराक, बट इस साल इराक सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान आ गया एंड थर्ड नंबर पर नाइजीरिया है। और इंडिया का भी रैंक जो है वो 7th है ड्यू टू हाई इंस्टांसेस ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रैंक्स 163 कंट्रीज। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि कितनी डेथ्स हुई, कितना प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, कितनी इंजरीज हुई लोगों को, तो उस हिसाब से वो निकाल लेते हैं कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू टेररिज्म। डिप्लोमेटिक विजिट्स कुछ देख लेते हैं, कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं फैक्ट वाला, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल जो है एंटोनियो कोस्टा, ही केम टू इंडिया फॉर होल्डिंग बायलैटरल टॉक्स विद द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। और स्वीडन से ही जो है किंग कार्ल 16 गुस्ताफ एंड क्वीन सिल्विया, दे पेड अ विजिट टू इंडिया। ये आप देख सकते हैं पोर्चुगल है, कैपिटल है इसकी लिस्बन, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं ये है स्वीडन, गल्फ ऑफ बोथनिया के साथ जो है ये स्वीडन है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। फॉरेन ऑपरेशंस की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड ऑपरेशन संजीवनी। इसमें क्या किया गया, 6.2 टन जो थे, वो आपको क्वांटिटी याद नहीं रखनी है, ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज जो है मालदीव्स जो है, मालदीव्स के आपने ये आप मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कैपिटल है माले, हम पहले भी देख चुके हैं इसी वीडियो में। तो मालदीव्स वाया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सो एंड सो, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट ऑब्वियसली कोविड-19, ये आप देख सकते हैं। दूसरा मिशन है मिशन सागर। ये लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू 5 आइलैंड नेशंस ऑफ द ईस्टर्न इंडियन ओशन। कौन कौन से? मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेशेल्स। इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें जो है फूड और जो इसमें एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है वो सब दिया जाएगा, असिस्टेंस दी जाएगी। एंड आपको एक चीज बता दूं कि इसको जो है पहुंचाएगा कौन? इंडियन नेवल शिप केसरी, इसकी आप फोटो देख सकते हैं, वो पहुंचाएगा टू दीज 5 आइलैंड नेशंस। कोमोरोस आप ये देख सकते हैं यहां पर है, अफ्रीका के इस तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद मॉरिशियस, सेशेल्स, मालदीव्स, मेडागास्कर, ये सब आप लोकेशन जो है इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं आयोरा की। आयोरा स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that aims to strengthen regional cooperation and sustainable development within the Indian Ocean region। तभी तो नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसके 22 मेंबर्स हैं और 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। मेंबर्स में कौन कौन आता है, इंपॉर्टेंट आप देख लो कि ऑस्ट्रेलिया आता है, बांग्लादेश आता है एंड इवन ईरान भी आता है, क्योंकि ईरान आजकल न्यूज में है, तो वो अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ईरान से रिलेटेड भी जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। बाकी श्रीलंका आता है, बस ये सब देख सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, तो इसमें आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन आते हैं, मैप से आपको पता लग गया है। अब मिसलेनियस चलते हैं। पहली बात यह है कि ब्रिटेन ने जो है ऑफिशियली EU यानी यूरोपियन यूनियन को लीव कर दिया है आफ्टर 47 इयर्स ऑफ मेंबरशिप। ये किया गया 11 बजे को ऑन जनवरी 31, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना 47 इयर्स ऑफ मेंबरशिप में। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अभी अभी जब मैं आपको पोर्चुगल दिखा रहा था मैप पर, तब मैंने आपको बताया उसकी कैपिटल है लिस्बन, ठीक है। तो एक लिस्बन ट्रीटी है, उसका आर्टिकल 15 न्यूज में था। आर्टिकल जैसे हमारे संविधान में भी आर्टिकल्स है ना, तो वैसे लिस्बन ट्रीटी में भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 50 आउटलाइंस द प्रोसीजर बाय विच अ कंट्री कैन लीव द ब्लॉक। तो आप ये इसमें देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन का झंडा है और ये अब EU को लीव कर रहा है।
इंडो पैसिफिक जो टर्म है ना, ये न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, और फिर शांग्री-ला डायलॉग जब करेंगे तब इसका रेलेवेंस भी आपको समझ आ जाएगा। इंडो पैसिफिक इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म दैट हैज गेन्ड ट्रैक्शन इन द रीसेंट ईयर्स। यूएसए ने भी क्या किया, यूएसए ने 2018 में अपनी पैसिफिक कमांड को नाम दे दिया यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, एंड इंडो पैसिफिक वाज मेंशन्ड इन मोदी जी स्पीच डिलीवर्ड एट शांग्री-ला डायलॉग इन सिंगापुर इन 2018। अब शांग्री-ला डायलॉग की बात करते हैं। शांग्री-ला डायलॉग पहली बात तो ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ठीक है। ये इंडिया की प्रीमियर डिफेंस समिट होती है। शांग्री-ला डायलॉग जो होता है, यहां पे मिनिस्टर डिबेट करते हैं रीजन्स मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस, ठीक है, और यहां सॉल्यूशंस की फिर बात होती है। अब इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया ने ज्योग्राफिकल रीच इंडो पैसिफिक की बोली है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका पे है, विच कवर्स बोथ इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों कहां से, अफ्रीका की ईस्टर्न पार्ट से लेकर जो है ईस्टर्न साइड से लेकर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तक। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज जापान और यूएसए, इनकी जो इंटरप्रिटेशन थोड़ी अलग है, एंड चाइना की भी अलग है इस इंडो पैसिफिक को लेकर। साउथ चाइना सी न्यूज में बहुत ज्यादा है, ठीक है, आजकल तो आप देख रहे होंगे हर चैनल पर साउथ चाइना सी जो है दिखाया जा रहा है। तो चाइना ने क्या किया था, एयरशिप डिप्लॉय किया था नियर साउथ चाइना सी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मिलिट्री एक्टिविटी इन द एरिया बाय अदर कंट्रीज, स्पेशली कौन, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूएस के भी शिप्स वहां पे घूम रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है साउथ चाइना सी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासेस थ्रू साउथ चाइना सी, एंड अराउंड 80% ऑफ बीजिंग्स इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल रीच द कंट्री थ्रू साउथ चाइना सी आफ्टर पासिंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। यानी कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का और इस एरिया को ये चोक कर दें तो चाइना की 80% इंपोर्ट ऑफ ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा। And it accounts for 10% of the world's fisheries, making it a key source of food for many people. अब साउथ चाइना सी आप ये देख सकते हैं, चाहे ये देखिए इसमें पैरासल आइलैंड्स आ रहा है और ये सब न्यूज में है, तो आप ये देख सकते हैं। और इस लाइन को ना 9- लाइन भी बोला जाता है, ठीक है, 9- लाइन जो डिमार्केट करता है कि कौन सा एरिया जो है चाइना के अंडर है ऑफ साउथ चाइना सी। अब इसमें दिक्कत यह है कि बहुत सारे और कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड ब्रुनेई, मलेशिया, ये भी कहते हैं कि हमारा भी कुछ पार्ट जो है वो इसमें आता है, लेकिन चाइना नहीं मानता। चाइना बोलता है कि 80% जो है ये वो मेरे अंडर ही है, साउथ चाइना सी को मैं ही यूज करूंगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है टू कमेमोरेट मिसेस सुषमा स्वराज कि प्रवासी भारतीय केंद्र जो है, आप ये देख सकते हैं प्रवासी भारतीय केंद्र का बोर्ड जो लगा हुआ है, उसको नाम दे दिया गया सुषमा स्वराज भवन, एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो है उसको नाम दे दिया गया सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। और ये दोनों के दोनों कहां पर स्थित हैं, ये स्थित हैं न्यू दिल्ली में। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो एंड होती है, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।